हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों के बारे में बताया है कि समुद्रगुप्त ने किस तरह से आर्यवर्त यानी उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण भारत के उसने 12 राजाओं को पराजित किया और उत्तर से दक्षिण के मार्ग में जाने के लिए जो रास्ते में उड़ीसा के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास जो जंगली जातियां थीं, उनको भी उनका भी दमन किया समुद्रगुप्त ने, ताकि उसके उत्तर के जाने का मार्ग जो है वो साफ रहे। और समुद्रगुप्त की इन उपलब्धियों को देखते हुए, विजय उपलब्धियों को देखते हुए, जो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने उसकी स्वतः ही यानी अपने आप ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ राज्यों के साथ उसने युद्ध भी किया। तो आप ये देखिए कि उसका साम्राज्य जो है वो काफ़ी विस्तृत था। उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था और पूर्व में उसका साम्राज्य ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर और पश्चिम में यमुना और चंबल नदी तक फैला हुआ था। जब उसने भारत के इस विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की तो इसके पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और एक मुद्रा भी उसने प्रचलित की, जिसमें उस मुद्रा में एक तरफ तो अश्वमेध पराक्रम का वर्णन था और दूसरी तरफ अश्व यानी उस घोड़े का चित्र था। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हो क्या होता है, जिसमें राजा अपने आप को जो है शक्तिशाली दिखाने के लिए एक घोड़े को यज्ञ के पश्चात छोड़ देता है। जहाँ तक वो घोड़ा जाता है वहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तृत समझा जाता है और अगर राजा की शक्ति को अगर कोई चुनौती देता है, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता है तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ था वो बहुत धूमधाम से बनाया गया और इस अवसर पर समुद्रगुप्त ने गरीब जनता को खुले दिल से स्वर्ण मोहर बांटी थी। तो ये समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स। अब इसके साथ में ये एक और क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और इसी के साथ संलग्न क्वेश्चन होगा कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, वाई इज कॉल्ड एज ए इंडियन नेपोलियन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन फ्रांस का एक महान शासक रहा है और उसका जो कार्यकाल, मतलब उसका जो समय है वो लगभग 18वीं सदी का रहा है। अब समुद्रगुप्त की तो हम बात कर रहे हैं, ये तो चौथी सदी का है, तो इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर, बट ही इज जनरली रिगार्डेड एज अ इंडियन नेपोलियन। एक इतिहासकार थे विंसेंट आर्थर स्मिथ, वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है या भारतीय नेपोलियन कहा है। ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, समुद्रगुप्त की गिनती निश्चित रूप से उन सम्राटों में होती थी जिन्होंने अपनी महान विजय से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जैसे समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, भारत के 9 राजाओं, उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को उसने पराजित किया। इसी प्रकार से नेपोलियन ने भी अपनी विजयों के फलस्वरूप यूरोप को नतमस्तक कर दिया था, अपने आगे यूरोप को आतंकित कर दिया था। तो इसलिए नेपोलियन की जो कनकेस्ट है उनको समुद्रगुप्त के कनकेस्ट से जो है कंपेयर किया जाता है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक महान था। कैसे? कि नेपोलियन को तो अपने अंतिम जीवन में पराजय का सामना करना पड़ा था। ट्रैफाल्गर का जो युद्ध हुआ था, जो वाटरलू का बैटल हुआ था अंग्रेजों के साथ, उसमें नेपोलियन को पराजय देखनी पड़ी थी। और वाटरलू के
युद्ध के पश्चात तो नेपोलियन को कारावास में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था, लेकिन समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो हमेशा विजयी रहा और उसका अंतिम जीवन भी बड़ा सम्मानजनक रहा। जैसे नेपोलियन की तो जो है काफ़ी फजीहत हुई अंत में, लेकिन समुद्रगुप्त का नेपोलियन की तरह दुखद अंत नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम नेपोलियन के साथ इस तरह का न्याय नहीं कर सकते। नेपोलियन की शक्ति को कम आंकना गलत होगा। नेपोलियन और समुद्रगुप्त का जो कंपैरिजन है वो इस सेंस में तो ठीक है कि जिस तरह से नेपोलियन कभी भी परवाह नहीं करता था, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, अगर युद्ध करना है तो करना है, तो ऐसे ही समुद्रगुप्त था, इसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति थी। तो इस सेंस में तो कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो नेपोलियन तो एक साधारण सैनिक था, अपनी योग्यता के बल पर वो सम्राट बना, जबकि समुद्रगुप्त तो एक राजकुमार था जो उसको सम्राट की गद्दी मिली थी, वो तो उसकी वंशानुगत थी, इट वॉज हेरिडिटरी फॉर हिम। उसने कोई संघर्ष नहीं किया था। नेपोलियन तो एक छोटा सा सैनिक था। छोटे से सैनिक से आप ये देखो कितना बड़ा शासक बना। और आप ये देखिए कि नेपोलियन ने यूरोप के बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध किया था, अलग अलग देशों के साथ युद्ध किया था। समुद्रगुप्त तो अपने ही देश में था, भारतवर्ष में ही था। समुद्रगुप्त की जो विजय है वो भारतवर्ष तक सीमित थी, लेकिन नेपोलियन ने तो यूरोप के बहुत से देशों पर विजय प्राप्त की। अलग अलग तरह के राजाओं को उसने पराजित किया, अलग अलग युद्ध पद्धति अपनाने वाले शासकों को उसने पराजित किया। तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, इस संदर्भ में कि उसने नेपोलियन की तरह जो है अपने विजय अभियान किए, और कुछ हद तक हम उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये जैसे अलग से क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है तो 10 नंबर का तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान आ गई, और 6 नंबर का जो है उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये विजय अभियान थे। अब आप देखिए कि अगर उसके विजय अभियान आ गए तो आपको केवल विजय अभियानों के बारे में लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि समुद्रगुप्त की चरित्र और सफलताओं का वर्णन करो, तो फिर आपको कुछ अलग तरीके से लिखना है। जैसे एक मनुष्य के रूप में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक शक्तिशाली शासक था, बुद्धि, वीरता, साहस उसमें अनूठा था, और उसके नाम से ही जो है शत्रु थर थर कांपने लगते थे। दीन दुखियों की सहायता करता था, और सेनानायक के रूप में अगर हम देखें तो उच्च कोटि का सेनापति था। और उसकी तुलना तो नेपोलियन से, फ्रांस के एक महान शासक नेपोलियन से की जाती है। और आप देखिए जिस तरह से उसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, लगभग 4800 किलोमीटर की यात्रा करके जो है वो दक्षिण में पहुंचा था और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। तो एक सेनानायक के रूप में उसकी सफलताओं को ये दर्शाता है। साथ ही साथ वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट। कैसे? ये बड़ी आम सी बात है कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो आम तौर पर वो उस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को देखते हुए। लेकिन जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की तो आप ये देखिए एक चतुर कूटनीतिज्ञ की भांति उसने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। उसका कारण क्या था? कि वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। वो जानता था कि अगर दक्षिण भारत में वो राज्यों को पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लेगा और उसके साम्राज्य को सम्मिलित कर लेगा,
तो दक्षिण की तरफ जाना, दक्षिण के किसी विद्रोह को दबाना, ये कोई सरल कार्य नहीं था, ये अव्यावहारिक होगा। तो उसने क्या किया, उसने उन शासकों को समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया और उन शासकों से निरंतर ट्रिब्यूट यानी धन लेता रहा। उपहार भेंट ये समय समय पर देने आते थे। तो एक समझदार शहद बटोरने वाला था। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने की बजाय उसने शहद निकालना बेहतर समझा। तो इस तरह से एक चतुर कूटनीतिज्ञ का उसने उदाहरण दिया। साथ ही साथ वो एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। ही वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। धार्मिक सहनशीलता की भावना थी उसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को उसने बोध गया में एक मठ बनाने की आज्ञा दी थी और उसके दरबार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थे, बौद्ध भी थे। ठीक है। कला और साहित्य का संरक्षक था। आप ये देखिए कि समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर हमें जो दिखता है वो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब कुछ तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वो एक कुशल वीणा वादक था या निश्चित रूप से उसकी संगीत में रुचि थी, तो कला का संरक्षक था। और समुद्रगुप्त खुद कवि भी था, उसे कविराज भी कहा जाता था। उसको दरबार में उसे कविराज कहकर पुकारा जाता था। उसने अनेक कविताओं की रचना की थी और उसके कुछ जो हमें सिक्के मिले हैं उन सिक्कों से उसके साहित्य, धर्म, कला के संरक्षक होने का हमें उदाहरण मिलता है। जैसे उस सिक्कों पर जो लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा के जो है चित्र हैं या उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो कला, शिक्षा, साहित्य का वो संरक्षक था। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि समुद्रगुप्त के चरित्र और सफलताओं का वर्णन करो, तो उसके सेनानायक के रूप में उसकी सफलताओं का वर्णन करना है, उसके धार्मिक सहनशीलता के बारे में बताना है, उसके कुशल कूटनीतिज्ञ के बारे में बताना है और कला, साहित्य, धर्म का संरक्षक के बारे में बताना है। हालांकि वो हिंदू धर्म का था, विष्णु का उपासक था, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों के प्रति भी उसका सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। अच्छा, समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हुई 335 से लेकर 375 ईस्वी तक या 380 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद उसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था रामगुप्त, वो राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन वो एक दुर्बल, कायर और नपुंसक व्यक्ति था। उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसी बीच जो है शकों का आक्रमण हुआ गुप्त शासकों पर और शकों ने उन्हें पराजित कर दिया। तो कहते हैं कि जब गुप्त शासक रामगुप्त बुरी तरह से पराजित हो गया तो रामगुप्त ने शकों से संधि की पेशकश की कि तुम संधि कर लो, लेकिन संधि की एक शर्त थी कि रामगुप्त अपनी पत्नी यानी ध्रुव देवी को शक राजा के रनिवास यानी उसके निवास स्थान पर भेजेगा। वो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन कहते हैं कि रामगुप्त का जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त, उसने ये अपमान सहन नहीं किया और कहते हैं कि वो खुद ध्रुव देवी के वेश में शक राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और शक राजा को पराजित करके और फिर उसने अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। ये सब जो गाथाएं हैं ये विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें ये लिखित है। तो अगर उसको देखें तो रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा और रामगुप्त की मृत्यु के पश्चात फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठा, जिसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।